हेलो बच्चों, हर्ष बार से हो मेरे चैनल। यहाँ पे आपका स्वागत है। पार्ट 3 में जा रहे हैं हम नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। मज़ेदार सेशन आज का होने वाला है क्योंकि आज चैप्टर ये ख़त्म हो जाने वाला है। जो भी आज के खास इंसिडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दे आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मार्क्स। सो लेट्स गो एंड लर्न दैम। हमने कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ ही ली है और लास्ट जहाँ अटके थे वहाँ से आगे जाएंगे। खजूर पे जो लटके थे वहाँ से नीचे उतरेंगे। सो फियर्स रिवोल्यूशनरीज जो इंडिया में हुए और इंडिया के बाहर जो हुए, अबाउट दैम वी हैड लर्नड ऑलरेडी। लास्ट वी हैड स्टडीड दैट पॉइंट एंड फ्रॉम नाउ टुडे वी विल गो विथ मोरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। वहाँ से शुरू करते हैं। पर आज का सेशन थोड़ा अलग इसीलिए है बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड समथिंग एंड जो पॉइंट हटके है, हिंट पॉइंट है, सीधे आपको दिमाग में वही पॉइंट रखना है और आंसर लिख देना है अपना ओन वर्ड्स में। वही पॉइंट मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ। सो इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू गेट इट, ग्रैस्प इट, अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की बात करें तो लिखा गया है अडोप्टेड इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडोप्ट करी, सब जानते हैं। सो वो पॉलिसी डिपेंड किसके ऊपर थी? वो दुश्मनावट कराना चाहते थे, एनिमी बनाना चाहते थे। किसको? हिंदू और मुस्लिम को। 1906 में ये पॉलिसी आई तो मुस्लिम डेलीगेशन जो था, मुस्लिमों का जो ग्रुप था, उसके लीडर थे आगा खान। वो वाइसरॉय मिंटो को मिलने गए। उस समय पे मोरली जो था, मिंटो और मोरली दोनों अलग अलग इंसान है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई भी नहीं थे, ट्विंस भी नहीं थे, नहीं कुंभ के मेले में भी नहीं मिले थे वो। दे हैव डिफरेंट पेरेंट्स। मोरली वॉज इंडियन वजीर उस समय पे था। इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे हमने पढ़ लिया है एट दैट टाइम 1909। तो मोरली और मिंटो ने मिल के जो रिफॉर्म्स किए वो रिफॉर्म्स मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। बस इतनी बात है, यहाँ ज़्यादा नहीं है। अब जो खास बात आती है वो अभी नहीं आएगी, वो अभी इसके बाद आएगी। गांधी जी का इंडिया में आना। गांधी जी इंडिया आए कब आए? 1915 में आए। उससे पहले गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। वहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। रेसिज्म जो था अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अफ्रीका में मोस्टली ब्लैक पीपल रहते हैं, तो रेसिज्म बहुत था। उसके अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट करी थी, सत्याग्रह करा था और वेरी सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा वहाँ पे। उन्होंने लॉयरशिप करी, मतलब एज ए वकालत करी, तो शायद सफल रहे होंगे, ऐसा नहीं कहता कि नहीं रहे होंगे, पर उसके सत्याग्रह हिट गए, सक्सेसफुल गए। तो जैसे ही वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है तो 1915 में वो इंडिया आए। गांधी जी के दो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्र। दो गुरु थे। इन दोनों से गांधी जी ने बहुत ही सारी इंस्पिरेशन ली। गांधी जी ने पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग किया, पहले कि ये जानने के लिए कि लोगों की सिचुएशन एक्चुअल में कैसी है। मैं सुन रहा बहुत हूँ, पढ़ रहा भी बहुत हूँ, बट आई एक्चुअली वांट टू नो व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड लीजेंड। वो खुद जाता है और सिचुएशन को एनालाइज करता है। देखा इंडिया में तो रूट ऑफ पॉवर्टी, ये क्यों पुअर लोग हैं यहाँ, तो गांधी जी ने पाया एक्सप्लॉयटेशन यहाँ बहुत है। और एक्सप्लॉयटेशन की वजह भी ब्रिटिश रूल ज़्यादा था, बिकॉज बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया प्रोस्परस था, सेल्फ रिलायंट थे इंडिया के सारे गांव। इसके आने से, इन लोगों की पॉलिसी की वजह से इंडिया तबाह हो गया। सो गांधी जी ने मन बना लिया कि ब्रिटिश रूल को मैं एबोलिश करके छोड़ूंगा, दुम दबा के उसे भागना पड़ेगा। सो गांधी जी इंडिया आए, दो गुरु थे उनके, ट्रैवल किया इंडिया में, रूट ऑफ पॉवर्टी ढूंढा और ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की ठान ली। अब जो मेन क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट। ये जानना है क्या है ये, इसके बारे में पूछा जाता है। 2-3-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देख लो कि रॉलेट एक्ट एक कायदा है, ये एक लॉ है। वो किसने बनाया था? तब चेयरमैन कौन थे? मिनिस्टर ऑफ लॉ सिडनी रॉलेट। उसने ये रॉलेट एक्ट को बढ़ावा दिया, सर सिडनी रॉलेट। वो उस समय पे इंडिया में लॉ मिनिस्टर थे, 1919 की बात। पर्पस क्या था इस लॉ का?
कि जो रिवोल्यूशनरीज है, जो क्रांति कर रहे हैं इंडिया में, जो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, जैसे ही हो हमारा इंडिया, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, आप निकलो, जो क्रांति कर रहे थे, अभी हमने देखा आगे इंडियन रिवोल्यूशनरीज, इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरीज, उससे सरप्राइज करने की बात थी, दबाने की बात थी, ये पर्पस था उसका। तो गांधी जी ने इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, गांधी जी ने कहा कि ये ब्लैक एक्ट है, काला कायदा है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज इससे दो चीजें छीनी जा रही थी। पहला, इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं मिल रहा था, और दूसरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको जो भी बोलना है, जो भी बयां करना है, जो भी कहना है, वो आप नहीं कह सकते। यू जस्ट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू से, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। यदि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए तो ये एक्ट आपको जेल में डाल देगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा ये काला कायदा है, ब्लैक। अब मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये तो हमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं करने देते, ये भी छीन नहीं जा रही है, अपील भी नहीं करने देते, कोर्ट में एडवोकेसी भी नहीं करने देते, वकालत भी नहीं करने देते। ये इसीलिए गांधी जी ने कहा काला कायदा। मोतीलाल नेहरू ने ये स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी, ये दो चीजें याद रखनी है। अब देखो इस कायदे से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ? तो ब्रिटिशर्स को पावर मिल गया किस चीज का? अरेस्ट एंड जेल एनी सस्पिशियस पर्सन विदाउट ट्रायल। किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है। शंका किसी के ऊपर आई, सस्पेक्ट हुआ कोई बंदा, पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। ये पावर ब्रिटिशर को मिला रॉलेट एक्ट के अंडर। दूसरा, सरप्रेस एनी काइंड ऑफ, कोई भी उसका विरोध करे, आज जैसे चाइना में है ना, जो भी विरोध करे उसे दबा दो। इस एक्ट के अंदर जो भी विरोध आया सामने, उसे दबा देने का पावर मिल गया ब्रिटिशरों को। दो तरह के पावर मिले, एक, किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, कोई ट्रायल, कोई कोर्ट केस, कुछ भी नहीं चलेगा, सीधा जेल में मरो, सड़ो वहां। और दूसरा, कोई भी अपोजिशन, कोई भी सामने आए विरोध करने के लिए, उसकी तो ऐसी की तैसी। सो जो लीडर्स थे इंडिया में, जो रिवोल्यूशनरीज थे, पीपल थे, उन लोगों ने इस एक्ट का विरोध किया। कई सारी मीटिंग, रैलीज, शोज, स्ट्राइक्स हुई इसके अगेंस्ट। तो जैसे ये रैली सब हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को इन तमाम घटनाओं के बीच न्यूज आई कि गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दूसरे भी दो रिवोल्यूशनरीज थे, सत्यपाल डॉक्टर एंड डॉक्टर कीचलू, उसको पंजाब में से उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इसमें कायदा था ही कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो शंका के नाम पे। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट ने और भी ये अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए कोशिश करी, फोर्सफुली। ये जो चीजें चल रही है, गांधी जी को अरेस्ट करना, डॉक्टर कीचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से अरेस्ट करना, इन सब चीजों ने ब्रिटिशरों को ज्यादा पावर दे दिया। पावर की वजह से ये सब हुआ। तो आगे की घटना क्या हुई? ये रॉलेट एक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। आगे की घटना हुई जलियांवाला बाग मसक्कर, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। वो घटना हुई 13 मार्च 1919। ये रॉलेट एक्ट की वजह से ही क्या घटना हुई देखो। फर्स्ट, जलियांवाला बाग में पब्लिक गैदरिंग हुई थी। क्यों पब्लिक गैदरिंग हुई थी? बैसाखी के दिन पंजाबियों में बैसाखी को सबसे ज्यादा मनाया जाता है, ये उसका त्योहार है, फेस्टिवल है। उस दिन जलियांवाला बाग में लोगों की गैदरिंग हुई थी, मीटिंग हुई थी। वाई? बिकॉज डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर कीचलू को अमृतसर पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया था। उसके अगेंस्ट विरोध दिखाने के लिए यह मीटिंग हुई थी। तभी वहां जनरल ओडोनिल डायर आया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जनरल ओ डायर। जनरल ओ ए डायर, नाम में ही है देखो डाई, और ये तो माथे की डाई है, पर डाई वाला बंदा। उसने इनोसेंट पीपल के ऊपर फायर कर दी, गोलियां चलाना शुरू कर दिया, मशीन गन से, वो भी डाई 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 डाई। इसके पास, जनरल और डायर के पास ट्रूप्स थी, मतलब पूरी आर्मी की टुकड़ियां थी। कोई वार्निंग भी नहीं दी उसने कि हम फायर कर रहे हैं, आप गैदरिंग छोड़ के अपने घर पे निकल जाओ, 10 मिनट का टाइम है। कुछ भी वार्निंग नहीं, विथ उनकी ट्रूप्स के साथ इनोसेंट पीपल के ऊपर मशीन गन से फायर करना शुरू कर दिया।
कितने लोग मारे गए, हाउ मेनी डाइड? देखो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ऐसा बताता है 379 मरे और 1200 इंजर्ड हुए। कांग्रेस की जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि 1000 पीपल मारे गए। वाई दे डाइड? ये लोग मरे क्यों, इतनी तादाद में क्यों मर गए? भाग सकते थे वो? नहीं क्योंकि जलियांवाला बाग की चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी, कूद के जाना इम्पॉसिबल जैसा था। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, सबको कैसे, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कोई भी स्ट्रॉन्ग हट्टा कट्टा इंसान है उसके लिए भी वो वॉल फांद के जाना इम्पॉसिबल जैसा था। दूसरा, एक जो पूरा जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था उसके बीच में एक अनयूज्ड कुआं भी था, वेल था, और बाहर का जो रास्ता था वो नैरो था, हार्डली 1% निकल पाए, सब कुछ बंद करके इसने फायर करी। सो लोग कुएं में भी कूदे जान बचाने के लिए, उसमें भी कई सारे मारे गए। दैट्स वाई पीपल डाइड। अब जनरल डायर का क्या हुआ? इतना बड़ा मसक्कर हो गया, हत्याकांड हो गया। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हंटर कमीशन बिठाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, गुनहगार कौन है ये। पर हंटर कमीशन ने जनरल डायर जिसने फायरिंग करके कईयों को मार डाला उसको डिफेंड किया कि भाई ये तो इनोसेंट है, इसने नहीं करा। कि क्या कह के डिफेंड किया? एन इनोसेंट मिस्टेक हैपन अननोइंगली। एक इनोसेंट हो गई मिस्टेक यार, नहीं जानते थे वो। इतना सारा बड़ा हत्याकांड हो गया तो ये डॉट 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 आप वहां पे अरेंज कर लेना। ये कह रहे हैं कि मिस्टेक हो गई, अननोइंगली, नहीं जानते थे। और दूसरी बात यह हुई कि जैसे ही ये जनरल डायर इंग्लैंड पहुंचे उसके बाद, तो इंग्लैंड में उसे एक तलवार दिया गया और 2000 पाउंड दे के उसका सम्मान करा गया कि बढ़िया काम किया तूने रे, इतने लोगों को एक साथ मार के। हाँ, फिर है इंडिया, उसी पंजाब से उधम सिंह नाम के जो इंसान थे, इंडियन नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरिस्ट, बहादुर, उसने ठान ली कि इसको मैं मारूंगा। इंग्लैंड गया, भरी सभा में, इन फुल असेंबली, सबके सामने उसे गोली मार के मार दिया गया। बट डायर, तू अब डाई। तो इसकी इफेक्ट क्या हुई? इतना सारा कुछ हुआ, इसको सजा देने की बजाय इसका सम्मान हो रहा है, 2000 पाउंड दिए जा रहे हैं। तो इंडिया में इसकी इफेक्ट क्या हुई? पहले सब इंडियन को एक बड़ा सदमा, शॉक लगा। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अंदर अभी भी जो श्रद्धा बची थी कि ये लोग सुधर जाएंगे, वो गंवा दी कि अब ये कुछ नहीं होने वाला, इसको निकालो। और इसी घटना ने पूरे नेशन को अवेयर करने में और यूनाइट करने में एक बड़ा रोल प्रदान किया। कुछ दुख की घड़ी आती है ना, तब सब एक साथ हो जाते हैं। ऐसे ही इस घटना ने पूरे कंट्री को यूनाइट कर दिया। सेट द ग्राउंड फॉर फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो इसके बाद आने वाली है, उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था। ये घटना एक के बाद ये हुई। फिर खिलाफत मूवमेंट हुई। अब खिलाफत मूवमेंट है क्या, वो जानने के लिए वी नीड टू गो टू टर्की। टर्की के जो सुल्तान थे वो खलीफा भी थे। खलीफा मतलब कौन? हेड ऑफ मुस्लिम्स। वो खलीफा एंड द सुल्तान ऑफ टर्की, उन्होंने क्या करा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि खिलाफत मूवमेंट का बेस क्या था। देखो, पहला विश्व युद्ध जब था शुरू, तब टर्की ने जर्मनी की साइड ली थी और सब जानते हैं कि जर्मनी हार गया। जैसे ही जर्मनी हार गया, इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड की साइड वाले कंट्री सारे जीत गए। तो इंग्लैंड और साइड वाले कंट्रीज ने जो हार चुके हैं, लूजिंग कंट्रीज है, उसके ऊपर कई सारे फर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस और फाइन लगा दिया। आपको पता है वर्सलाइज ट्रीटी वगैरह कई सारी ट्रीटीज हुई थी, तो कई सारी ऐसी टर्म्स कंडीशंस और फाइन लगा दिया गया जर्मनी और लूजिंग कंट्रीज के ऊपर। उसमें टर्की भी था, इसके ऊपर भी कई सारे कड़े नियम लगा दिए गए। तो सीधी बात है, जो भी मुस्लिम होंगे टर्की के, नहीं भारत के, कई सारे, उन सबको ये सीधा गले में नहीं उतरने वाला। सब ने विरोध किया। सो व्हाई एंड व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? देखो, खिलाफत मूवमेंट है क्या और क्यों हुई? तो बेस पता चल गया कि जर्मनी के साथ टर्की था, हार गया, तो जर्मनी को जो भुगतना पड़ा वो भी टर्की को जो भुगतना पड़ा। तो
उससे अपोज करने के लिए, ये अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को अपोज करने के लिए जो टर्की के ऊपर लगाई गई थी, टर्की के सुल्तान के ऊपर लगाई गई थी, चीफ ऑफ मूवमेंट मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली जो इंडिया में थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस और ये अनजस्ट रूल्स जो टर्की के ऊपर और उसके सुल्तान के ऊपर लगा दिए गए हैं, ये नहीं होने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए ब्रिटिशरों को, इंग्लैंड को, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था ना, इसीलिए यहाँ से विरोध होना तो सीधी बात है, संभव है ही, इट इज पॉसिबिलिटी। सो कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया गांधी जी की रिक्वेस्ट पे, क्या कि भाई इस मूवमेंट को सपोर्ट करो कि टर्की के ऊपर ऐसे रूल्स नहीं लगाने चाहिए। ध्यान में ये रखा कांग्रेस ने सपोर्ट करते वक्त कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे इस बहाने। सो ये मूवमेंट बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हो गई। खिलाफत, खिलाफत आप समझ गए, खिलाफत देखो, खिलाफत क्या है? खलीफा मतलब हेड ऑफ मुस्लिम्स, जो टर्की के सुल्तान को कहा जाता था क्योंकि वो मुस्लिमों का हेड था। वो जर्मनी के साइड होकर हार गए, उसके अगेंस्ट कई सारे रूल्स लगा दिए गए टर्की के ऊपर, और वो खलीफा था, उसके नाम से जो मूवमेंट चली उसका नाम रखा गया खलीफा मूवमेंट। अब है, अभी हमने देखा जलियांवाला बाग का जो इफेक्ट हुई थी, उसने पूरे कंट्री को यूनाइट किया और आने वाली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया गया। तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गई क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। 1920 to 22 तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब पता है कि किसी भी ब्रिटिशर्स और हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं उसकी एक भी चीज़, उसके रूल्स किसी को भी छोड़ना नहीं है, मतलब अवॉइड ही कर देना है, नहीं हमें लागू ही नहीं होता, ये कोऑपरेट ही नहीं करना है इन सब में। देखो, सबसे पहले नागपुर कॉन्फ्रेंस में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव करा गया 1920 में। कांग्रेस की क्या डिमांड थी? अब जलियांवाला मैसेकर के बाद कांग्रेस ने यह डिमांड रखी कि हमें इंडिया आज़ाद चाहिए, स्वराज्य चाहिए। पहले वो क्या मांग रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें, स्वशासन। ब्रिटिश रूल है, आप रूल करो कोई बात नहीं, पर हमारा आपके अंडर में एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पर आप उसकी भी मनाही कर दी कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट स्वराज्य। ये दो डिमांड करी। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या आते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या आते हैं? सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए मजबूती से। दूसरा, स्वदेशी चीजें लोग यूज करने लग गए और उसके ऊपर ज्यादा दबाव बनाया गया कि सब अब स्वदेशी हमारी इंडियन मेड चीजों को ही यूज करो। स्पिनिंग व्हील्स को घर घर तक पहुंचाया गया, बाहर के कपड़े चाहिए ही नहीं। देखो, कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज, तिलक स्वराज्य फंड के लिए आगे हमने पढ़ लिया कि 1 करोड़ कई सारे रुपए इकट्ठा करने की बात हुई थी, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए जमा हो गए तिलक स्वराज्य फंड के लिए। और अनटचेबिलिटी जो है, छूत अछूत की जो बात है उसे अबोलिश करना, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। नेशनल एजुकेशन, मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को आप तलाक दे दो, साइड में रखो, नेशनल एजुकेशन गेन करो। लिक्विड प्यूरिफिकेशन, दारू पीना नहीं है। ये सारे कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। अब नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे ब्रिटिशर्स को? नेगेटिव हमारे लिए तो ये, हमारे लिए भी थोड़े बहुत नेगेटिव हो सकते क्योंकि लोग रोड पे आ जाएंगे। सबसे पहला क्या करा, गवर्नमेंट जॉब्स जिसके भी पास थी, जो भी इंडियंस के पास, उसे छोड़ दो। जैसे ही छोड़ देंगे पैसे खाने पीने के वांते हो जाएंगे। फिर भी लोग छोड़ रहे थे। ये नई बात है, बड़ी बात है कि देश को इंडिपेंडेंस मिले उसके लिए कुछ भी कर गुजरना है, बलिदान देना है तो हम दे सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ रहे थे उन्होंने ये छोड़ दिया। लेजिस्लेटर मतलब जो विधानसभा, जो गवर्नमेंट की जो ये विधानसभा, धारासभा, लोकसभा जो भी थी, उसमें जो भी लोग काम कर रहे थे या एज ए इलेक्टेड मेंबर जो भी थे, उन्होंने ये भी छोड़ दिया। गवर्नमेंट कोर्ट्स में जो वकालत कर रहे थे उन्होंने कोर्ट छोड़ दी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो काम कर रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। फॉरेन क्लॉथ गुड्स जो भी आ रही थी सबको अवॉइड कर दिया। और गवर्नमेंट फंक्शंस जो होते थे, टाइटल्स दिए जाते थे, ऑनर दिया जाता था, उन सबको रफा दफा कर दिया। नहीं चाहिए हमें कुछ, वी वॉन्ट ओनली इंडियन चीजें। अब यहाँ पे आया ना, टाइटल्स, फंक्शन, सब कुछ बॉयकॉट हुआ। अब प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बने, देखो। सबसे शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी। क्या? उसको टाइटल मिला था केसर ए हिंद।
वो टाइटल उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं चाहिए मुझे, टाइटल वापस ले लो। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर आगे आए, उसको एक सम्मान मिला था नाइटहुड ऑनर, वो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दी, कॉलेजेस छोड़ दी। फॉरेन कपड़े जो थे उसको सिर्फ छोड़ा नहीं, वापस खींच के आग लगा दी गई। और भी चीजें बॉयकॉट हो रही थी। देखो सबसे बड़ी 2 बॉयकॉटिंग की चीजें बनी। एक ड्यूक ऑफ कैनाट मतलब एक्चुअल स्पेलिंग ये है, हाँ कॉनेट, कॉनेट, ड्यूक ऑफ कॉनेट मतलब कौन, ये कौन है पता है? ये ब्रिटिश जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो थी, उसका 7वां बच्चा और 3रा सन, जो कनाडा में गवर्नर जनरल था। वो इंडिया में घूमने आने वाला था या कोई काम से आने वाला होगा। वो जैसे ही इंडिया में आने वाला था 1921 नवंबर को, तो उसके स्वागत के लिए तैयारियां तो होती है, तमाम जमाम ये वो सब। आज भी इंडिया में बाहर के पीएम वगैरह जो आते हैं तो तमाम जमाम तैयारियां, ये रेड कारपेट सब होता है। उसको ही बॉयकॉट कर दिया, उसका कोई स्वागत वागत होना नहीं चाहिए। वो थोड़ी ना इंडियन है, खाली पी लिया, हमारे पैसे बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहला ड्यूक ऑफ कैनाट को बॉयकॉट। दूसरा, प्रिंस ऑफ वेल्स को सम्मान देने की सेरेमनी इंडिया में हो रही थी, उसको भी बॉयकॉट कर दी गई। 2 बॉयकॉटिंग। अब पॉजिटिव फेवर्स क्या हुई इंडिया में? देखो नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस एस्टैब्लिश करी गई, कहाँ कहाँ पे? काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ वगैरह, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में ही इंडियन एजुकेशन मिल पाए, नेशनल एजुकेशन। क्योंकि ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए। आप वो स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ रहे हो तो यहाँ पे पढ़े कहाँ वो? इसके लिए इंडियन स्कूल्स खोली गई। 1 करोड़ रुपए तिलक फंड के लिए कलेक्ट कर दिए गए, वो ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी है। हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे कई सारे ओकेशन में साथ मिलने लगे, एक होने लगे, यूनाइट होने लगे। ये पॉजिटिव फेवर थी। अब ब्रिटिशर्स को क्या इफेक्ट हुई? नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। देखो सबसे पहले जो विदेशी कपड़ा, फुटवेयर, लग्जरियस चीजें जो इंग्लैंड से आ रही थी, उसमें बहुत ही सारा रिडक्शन हो गया, कम हो गई वो आना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन चीजों का डिस्कशन शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है, हमें तो घाटा हो रहा है। तो घाटा ही होगा ना गधेड़ा, क्या कर रहा है तू इंडिया में? तेरे बाप का इंडिया थोड़ी ना है। गवर्नमेंट शॉक्ड बाय ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ ये इंडियन गवर्नमेंट तो थी ही नहीं तब, उससे बहुत ही बड़ा झटका लगा, इंग्लैंड को तो लॉस हो रहा है। तो क्या करा? अनकंट्रोल्ड लाठीचार्ज, जैसे कोई मिलते थे, गैदरिंग होता था, दे मार फायरिंग करते थे, कलेक्टिव अरेस्ट, एक साथ हजारों को अरेस्ट कर लेते थे, इनह्यूमन टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चरिंग करते थे, बात ही छोड़। क्योंकि उसे लॉस हुआ। पॉलिसी ऐसी थी कि इंडिया का लॉस हो रहा था तो चलेगा, उनको लॉस हुआ तो क्या हुआ? देखो अटेम्प्ट टू ब्रेक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करी गई पर वो अनसक्सेसफुल रही। फिर मोपला रिवोल्ट हुआ, मोपला मालबार में हुआ था। यहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम किसान जो थे उनके बीच दंगा फसाद हो गया। फिर ब्रिटिश आर्मी ने वहाँ पे उसे सप्रेस करने की कोशिश की और सबको बंद करवाया। ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पे भी सप्रेशन करा था। फिर चोरी चोरा इंसिडेंट, विथड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी वो यहाँ खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? देखो पहले तो चोरी चोरा एक विलेज का नाम है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। वहां पे लोग रैली कर रहे थे किसी चीज के विरोध में, शांति से रैली कर रहे थे, कुछ भी नहीं था उन लोगों के हाथों में। 5 फरवरी 1922 तब अचानक ब्रिटिश पुलिस ने इन रैली करने वाले लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। होगा क्या? कितनी फायर करेंगे? लोग ने बचने की कोशिश करी, इधर उधर भागे। हुआ ये, फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, उन लोगों की गन में से जो बुलेट्स थी वो खत्म हो गई और लोग आसपास जो छुपे हुए थे, इधर उधर भागे हुए थे, उन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों की बुलेट्स खत्म हो गई है। जैसे ही बुलेट्स खत्म हो गई, लोगों ने, यार हम शांति से विरोध कर रहे थे, रैली कर रहे थे, आपके दादा के दादा का क्या जाता था यहाँ कि आप हमें मारने चले आए? हमने क्या आपके खून करने की कोशिश की थी? लोगों ने इकट्ठा होकर हमला कर दिया। तो ये सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में जा चुके
और पुलिस स्टेशन अंदर से बंद कर दिया। लोगों को इतना ही चाहिए था, बाहर से लगा दी पुलिस स्टेशन को आग। 21 पुलिसमैन वहां पे मर गए। जैसे ये न्यूज गांधी जी को मिली, गांधी जी ने ये पूरा सेंटेंस कहा, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर, मतलब बहुत ही बड़ा ब्लंडर मैंने कर दिया यार। ये क्या? गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह का टूल मैंने लोगों के हाथ में देकर बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, कि जो समझते भी नहीं है कि नॉन वायलेंस की वैल्यू क्या होती है। पता नहीं यहाँ पे गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा, आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी, सॉरी। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को यहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। जलियांवाला बाग के एंड में जो मसक्कर से शुरू हुई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये चोरी चोरा इंसिडेंट के साथ खत्म हो गई गांधी जी को न्यूज़ मिलने के बाद। इंपॉर्टेंस क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और उसकी इफेक्ट क्या थी? सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने लोगों के बीच बड़ी ही अवेयरनेस जगा दी थी अपने राइट्स के बारे में। यार हमें भी हमारे राइट्स मिलने चाहिए। नेगेटिव एटमॉस्फेयर ब्रिटिशरों के अंदर हो गया था और ब्रिटिशर के अगेंस्ट एक पूरे इंडिया में नेगेटिव एटमॉस्फेयर जम गया था। कैसे भी करके निकालो यार, ये गोरे है तो क्या हुआ। अपोजिशन की फीलिंग आ गई इनजस्टिस के अगेंस्ट। पहले अन्याय होता था, इनजस्टिस होता था कि लोग अपोज नहीं कर पाते, अब खुलेआम अपोज करना शुरू हो गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फायदे हुए। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई, अलग अलग अपर, लोअर, मिडिल, डाउन क्लास, सब बैकवर्ड क्लास, सबके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई। इंडिपेंडेंस में लोगों की फेथ मजबूत हो गई कि अब तो आजादी मिलेगी यार। लाठी का, पहले वो लाठी चलाते थे ब्रिटिशर्स, पनिशमेंट देते थे, जेल में डाल देते थे, इम्प्रिजमेंट। वो जो फियर था ना इन सब का, लाठी, पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट का, वो फियर गया, रिमूव हो गया। यूथ एंड वीमेन केम फॉरवर्ड। पहले यूथ मतलब यंग पीपल, वीमेन जो थी वो आगे नहीं आती थी लड़ने के लिए, अब तो उसे भी इंस्पिरेशन मिल गई कि यार देश की सेवा के लिए हमें भी आगे जाना पड़ेगा। कांग्रेस जो था एक ऑर्गेनाइजेशन तो पहले था ही, पर अब वो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन गया। स्कूल सिर्फ और सिर्फ नेशनल एजुकेशन देना शुरू कर दिया स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने। हिंदी का इंपॉर्टेंस इंग्लिश की तुलना में ज्यादा बढ़ गया कंपैरिजन टू इंग्लिश। मूवमेंट जो सिटी और टाउन्स और इंटेलेक्चुअल बुद्धि वाले लोग तक ये मूवमेंट्स जो थी वो लिमिटेड थी, अब वो स्प्रेड, फैल गई, कहां तक? गांवों में, लोगों तक फैल गई मूवमेंट। तो ये सारे इफेक्टिव पॉइंट्स थे। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्वराज्य पार्टी किसने फॉर्म करी? चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू, दो जने ने, चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू। क्यों? देखो ये पूरी लिंक है, पूरी सीरीज है ये। क्यों उन्होंने ये स्वराज्य पार्टी को फॉर्म करा? बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिक्लाइनिंग, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गई थी, गांधी जी ने उसे समेट लिया था, तो उसके बाद स्वराज्य पार्टी शुरू हो गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लास्ट में पॉइंट आया था कि अब हमें इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ गई है, फेथ बढ़ गई, तो स्वराज्य पार्टी बन गई। चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने बनाया। पर्पस क्या था इस स्वराज्य पार्टी को बनाने में? पहला, नेशनल अवेयरनेस सबके अंदर ठूस ठूस के आनी चाहिए। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लोकसभा में, विधानसभा में हमारे लोग होने चाहिए एंटर करने के बाद। तीसरा, जो गवर्नमेंट अनफेयर पॉलिसीज बना रही है उसका विरोध करना। तो आप लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तीन पर्पसेस थे। अब देखो, अडॉप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, गांधी जी ने जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करी थी वो स्वराज्य पार्टी ने भी शुरू कर दी। कौन कौन सी? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आगे हमने देख ली, हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात थी, स्पिनिंग व्हील घर घर तक पहुंचाने की बात थी, वो आगे आई थी, एंड लिक्वर प्रोहिबिशन, दारूबंदी, ये गांधी जी ने शुरू करी थी। वही एक्टिविटी स्वराज्य पार्टी में भी शुरू हो गई। स्वराज्य पार्टी एंड इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, जो इलेक्शन हुआ उसमें स्वराज्य पार्टी ने क्या क्या जीता? सबसे पहले मेजोरिटी के साथ स्वराज्य पार्टी ने सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटर में अपना जगह बना लिया, अपना स्थान बना लिया। दूसरा, बंगाल में मेजोरिटी नहीं मिली, पर बंगाल में ये पार्टी मजबूत बन गई, बड़ी ही मजबूत।
अब लीडर्स कौन कौन से थे और कहां कहां थे स्वराज्य पार्टी के, देखो मोतीलाल नेहरू सेंट्रल लोकसभा विधानसभा जो भी कह लो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वहां पे अपोजिशन लीडर बन के बैठ गए, विरोध पक्ष के नेता बन गए मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जो है वो बंगाल प्रोविंस में लीडर बन गए, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई थी। अब स्वराज्य पार्टी की इफेक्ट्स क्या हुई? सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने विरोध करना शुरू किया। गवर्नमेंट जो बजट बनाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका विरोध, वो जो प्रपोजल देती थी उसका विरोध, एंड अनजस्ट पॉलिसी जो होती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशरों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज थी, उसकी 1 2 3 4 कर दी। आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया, कंपेल्ड मतलब प्रेशर बनाया कि लोगों के प्रॉब्लम्स को समझो, आप अपनी ही पॉलिसी में मत ठूसे रहो, एड़े के पेड़े। गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years अर्ली। साइमन कमीशन 10 साल के बाद, जैसा आगे आया था ना, बिठाना है। अब उसी साइमन कमीशन को सबसे पहले रखने की बात आ गई। सॉरी, आया नहीं था, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां 5th चैप्टर में। अब मैनर्स ऑफ स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी मजबूत क्यों हो गई, उसके क्या मैनर्स रहे, देखो। फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर, वो पूरी डिसिप्लिन में काम करने वाली पार्टी बन गई थी। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो होती थी उसमें भी वो हाई इंटेलेक्चुअल पीपल होने की वजह से हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में भी वो आगे थे। प्रूव दैट, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंडियंस कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। वो लोग मानते थे ना ये गंवार है, ये सब ऐसे है। यहाँ पे जिन्होंने ये पार्टी को फॉर्म करा और जिस तरह से पार्टी ने काम करा पार्लियामेंट के अंदर, इसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से हम इंडियंस खुद हमारे भारत को चला सकते हैं। ये मैनर्स उन्होंने दिखाए। इसीलिए एजुकेटेड जो क्लास था इंडिया का, वो भी इस पार्टी से अट्रैक्ट हो गया। यार ये तो घेरे घेरे लोग पॉलिटिक्स नहीं चला रहे, कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल है। नेशनल अवेयरनेस रीइमर्ज, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो धीरे धीरे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद खत्म हो रही थी, वो धीरे धीरे फिर से जाग उठी लोगों के अंदर। और इस स्वराज्य पार्टी ने कैसा रोल अदा किया इन ब्रिंगिंग अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर, कि अब हमारी आजादी बहुत नजदीक है। अब स्वराज्य, देखो, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, वो भी शुरू हुई, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये स्वराज्य पार्टी भी शुरू हुई, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखो शुरू हुई, कैसे काम किया, किस तरह से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, एजुकेशन क्लास को अट्रैक्ट किया। अब स्वराज्य पार्टी खत्म कैसे हुई वो देखो। जैसे ही उसके मतलब एक फाउंडर जिसका नाम है चित्तरंजन दास, उसकी डेथ हो गई जून 1925 में। उसकी डेथ के तुरंत बाद कुछ मेंबर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करा और कुछ मेंबर्स ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा था नेशनल पार्टी। डिवाइड हो गया, प्रेस्टीज जो थी स्वराज्य पार्टी थी रिड्यूस हो गई। 1926 में इलेक्शन हुआ, स्वराज्य पार्टी के मेंबर सब कुछ हार गए, सिर्फ एक जगह पे जीते, मद्रास प्रोविंस में। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन दोनों ने भी, उस समय के बेहतरीन लीडर्स थे ये, उन दोनों ने भी जो चित्तरंजन दास के मर जाने के बाद जो सिचुएशन थी स्वराज्य पार्टी की, उसकी क्रिटिसाइज करा कि अब पार्टी काम अच्छा नहीं कर रही, और इस तरह से ये स्वराज्य पार्टी भी खत्म हो गई, और इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। सो 4th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो लेटर ऑन 5th चैप्टर में नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। हर्ष बाहर से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करके तो दोस्तों से शेयर कर देना। ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ, एंड बस कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन वगैरह तो व्हाट्सएप है मेरा, बराबर। अभी चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।